So now we are starting with the next chapter, that is biotechnology and its applications. तो बायोटेक्नोलॉजी का हमने प्रोसेस स्टडी किया, हमें पता चल गया कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, वी कैन मैनिपुलेट द जीन्स। तो जीन मैनिपुलेशन कर सकते हैं, जीन ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं, एंड जीन जो फॉल्टी है, फॉल्टी जीन को हम रिप्लेस कर सकते हैं विद द करेक्ट जीन, विद द करेक्ट जीन, जिसको क्या बोलते हैं हम, जीन थेरेपी। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, जीन थेरेपी कर सकते हैं, या जीन थेरेपी, जीन रेमिडेशन। So in this chapter we would be discussing about the applications and uses where the concept of biotechnology can be implemented for the betterment of the human life। तो ह्यूमन लाइफ के लिए हम किस प्रकार से यूज कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी को। Biotechnology, as you have would learn from the previous chapter, essentially deals with the industrial scale production। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन का मतलब क्या है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, लार्ज स्केल प्रोडक्शन की बात हो रही है। तो कहता है जिस प्रकार से हमने लास्ट चैप्टर में स्टडी किया कि बायोटेक्नोलॉजी को हम डील करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी को हम यूज करते हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने के लिए, किसके, बायोफार्मास्यूटिकल्स। बायोफार्मास्यूटिकल्स मतलब मेडिसिन या फिर ड्रग्स या फिर वैक्सीन की बात हो रही है। एंड बायोलॉजिकल्स यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। कहता जो जेनेटिकली मॉडिफाइड, जिनकी जीन्स ऑल्टर कर रखी हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स हैं, या जेनेटिकली मॉडिफाइड फंजाई है, या प्लांट्स है, या एनिमल्स है जो जेनेटिकली मॉडिफाई किया हुआ है, उनको बायोलॉजिकल्स में यूज करके बायोफार्मास्यूटिकल्स तैयार किए जा सकते हैं, मेडिसिन, ड्रग्स वगैरह तैयार किए जा सकते हैं। The applications of biotechnology include therapeutics। थेरापॉटिक्स का मतलब क्या होता है, ड्रग्स और मेडिसिन which have pleasing effect on body, medicines which have pleasing effect on body। तो जो ड्रग्स का कोई प्लीजिंग इफेक्ट होता है, यानी कि एडवांटेजियस इफेक्ट होता है विदाउट एनी साइड इफेक्ट, उनको क्या बोलते हैं हम, थेरापॉटिक्स। डायग्नोस्टिक्स, कहता बायोटेक्नोलॉजी को हम यूज कर सकते हैं टू डायग्नोस एनी सॉर्ट ऑफ डिजीज और डिसऑर्डर। तो जैसे पहले डिजीजेस काफी लेटर स्टेजेस पे डिटेक्ट होती थी, अब हम डिजीजेस को काफी अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट कर सकते हैं, अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट किया जा सकता है। इट इज पॉसिबल जस्ट ड्यू टू द टेक्निक्स ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। जैसे हम पीसीआर टेक्निक पढ़ते हैं, तो कोरोना वायरस के लिए आरटीपीसीआर एक टेस्ट होता है। आरटीपीसीआर फुल फॉर्म क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो आरटीपीसीआर के द्वारा हम कोरोना टेस्ट कर सकते हैं। तो ये आरटीपीसीआर किस फिनोमिनन के ऊपर बेस्ड है, पीसीआर। या फिर हमारा एलिसा टेस्ट होता है फॉर एड्स, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट
एसे टेस्ट या फिर वाइडल टेस्ट है, वाइडल टेस्ट टू टेस्ट द डेंगू एट अ वेरी अर्ली स्टेज। तो इस प्रकार के टेस्ट पॉसिबल क्यों है? ड्यू टू बायोटेक्नोलॉजी। तो डायग्नोस्टिक्स हम कर सकते हैं एट अ वेरी अर्ली स्टेज। Genetically modified crops for agriculture, we can produce the genetically modified crops which can be used in the agricultural field so as to increase the production. Processed food, we can prepare the processed food like packaged food. जो फूड आइटम्स की पैकिंग हो रही है, पैकेज्ड फूड आ रहा है, दैट हैज बिकम पॉसिबल जस्ट ड्यू टू द टेक्नोलॉजीज implemented in bio, that is biotechnology. बायो रेमिडिएशन कर सकते हैं, दैट इज कोई फॉल्टी जीन है, उस फॉल्टी जीन को रिप्लेस कर सकते हैं विद द करेक्टिव जीन, इसको क्या बोलते हैं? बायो रेमिडिएशन। वेस्ट ट्रीटमेंट, हम वेस्ट जो बनता है या किसी प्रकार का भी वेस्ट है उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग सम suitable microorganisms which can be prepared using the technique of biotechnology. And energy production, तो लार्ज स्केल के ऊपर हम एनर्जी प्रोडक्शन भी कर सकते हैं थ्रू द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर? तो यहां से एक नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? तो बायोटेक्नोलॉजी के क्रिटिकल रिसर्च एरियाज कौन कौन से हैं उनको हम डिस्कस करते हैं यहां पे। थ्री क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर, तो बायोटेक्नोलॉजी के टाइम पे कुछ हर्डल्स हमें फेस करने पड़ते हैं, कुछ हर्डल्स हमें फेस करने पड़ते हैं। उन हर्डल्स के बारे में यहाँ पे बात हुई है कि कौन कौन से जो क्रिटिकल रिसर्च एरियाज है जिनको हमें रिमूव करना पड़ता है। सबसे पहला बेस्ट कैटालिस्ट प्रोवाइड करना, कहता प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटालिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एन इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म यूजुअली अ माइक्रोब और प्योर एंजाइम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल रिसर्च एरिया, क्योंकि हमें सबसे पहले एक प्रॉपर कैटालिस्ट चूज करना पड़ेगा। एज यू नो दैट कैटालिस्ट आर रिएक्शन स्पेसिफिक, रिएक्शन स्पेसिफिक होते हैं, तो हमें क्या करने पड़ते हैं? एक प्रॉपर कैटालिस्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या होती है? ऑप्टिमल कंडीशंस प्रिपेयर करना, क्योंकि हमें पता है कि जो कैटालिस्ट है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, एक पर्टिकुलर पीएच के ऊपर, एक पर्टिकुलर लेवल्स के ऊपर काम करता है। तो उनका मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पीएच मेंटेन करना, मतलब ऑप्टिमल कंडीशंस प्रोवाइड करना ताकि कैटालिस्ट अपना काम कर सके। सो क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटालिस्ट टू एक्ट। थर्ड इज द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है कि हमने अपना जो प्रोडक्ट था वो तैयार कर चुके हैं बायोटेक्नोलॉजी के साथ, लेकिन वो प्रोडक्ट के अंदर हो सकता है कि कुछ बाय प्रोडक्ट्स हो, फालतू के प्रोडक्ट्स हो, तो उन बाय प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट करना, ताकि एलिमिनेट करके हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार हो सके, उसको क्या बोलते हैं? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। कहते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करना टू प्यूरिफाई द प्रोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड वी हैव made. So these are the three critical research areas which a biotechnologist have to face. Let us now learn how the human beings have used biotechnology to improve the quality of the human life, especially in the field of food production and health. तो मेन दो एरियाज में हमने बायोटेक्नोलॉजी को बहुत इंप्लीमेंट किए, जैसे फूड प्रोडक्शन, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन डे बाय डे क्या हो रही है? इंक्रीज। तो पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग at a
ट्रिमेंडस रेट। तो बहुत ज्यादा रेट पे हमारी पॉपुलेशन क्या जा रही है, अप जा रही है। बट जो एग्रीकल्चर लैंड है, जो एग्रीकल्चर लैंड है, या फिर जो कल्टीवेबल लैंड है, कल्टीवेबल लैंड है, वो रिड्यूस हो रहा है, दैट इज बीइंग रिड्यूस्ड। उसका कारण क्या है, रिड्यूस क्यों हो रहा है एग्रीकल्चर लैंड? बिकॉज फॉर द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जो बहुत तेजी से बढ़ रही है, उसको सेटलमेंट करवाने के लिए एग्रीकल्चर लैंड की फ्रेगमेंटेशन की जाती है, या वहां पे कॉलोनी सेटअप की जाती है। तो एग्रीकल्चर लैंड क्या हो रहा है, बहुत रिड्यूस हो रहा है। पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, एग्रीकल्चर लैंड और कल्टीवेबल लैंड इज डिक्रीजिंग डे बाय डे। सो वी हैव टू अडॉप्ट सम न्यू टेक्निक्स। तो हमें कुछ न्यू टेक्निक्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा, ताकि हमारी जो कल्टीवेशन है वो इंक्रीज हो सके, कल्टीवेशन इंक्रीज हो सके, और जो हमारी डिमांड्स हैं, जो पॉपुलेशन की डिमांड्स हैं, हम उन डिमांड्स को फुलफिल कर सके। क्लियर? तो फूड प्रोडक्शन के अंदर बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट हो रही है बायोटेक्नोलॉजी। इसी प्रकार से जो हमारी हेल्थ इश्यूज है, हेल्थ जो इश्यूज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो भी साथ साथ में इंप्रूव हो रही है। सो यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज की बात की गई है। सो मेडिकल फैसिलिटीज के अंदर, यानी कि हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर भी बायोटेक्नोलॉजी बहुत यूज हो रही है। तो हम डिटेल में स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के अंदर हमने बायोटेक्नोलॉजी के फिनोमिनन को कैसे इंप्लीमेंट किया। Let us take a look at the 3 points that can be thought for increasing food production. तो फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हम 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर करके हम फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये हो सकता है काम 1960s के अंदर। 1960s के अंदर जब नॉर्मन बोरलॉग, who is known as father of green revolution, और उनके साथ एमएस स्वामीनाथन, जिनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया बोला जाता है। तो इन दो साइंटिस्ट ने जो फूड प्रोडक्शन थी 1960s के अंदर, इतनी ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज कर दी थी कि तब ग्रीन रेवोल्यूशन इन्होंने स्टार्ट की। ग्रीन रेवोल्यूशन, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ क्या हुआ कि उस टाइम पे जो पॉपुलेशन थी, हम उसको तो फीड कर पाए, पॉपुलेशन को हम फीड करने में सक्सेसफुल हो गए। साथ में इतना सरप्लस क्रॉप प्रोडक्शन हुई, हम सरप्लस क्रॉप प्रोडक्शन को स्टोर करना भी सीख गए, तो स्टोरेज भी पॉसिबल हो गया था। लेकिन ये सारा पॉसिबल कैसे हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन पॉसिबल कैसे हुई? इनके दो मेन कारण थे। फर्स्ट कारण क्या था, इंप्रूव्ड व्हीट वैरायटीज। इंप्रूव्ड व्हीट वैरायटीज वर यूज्ड। तो इंप्रूव्ड व्हीट वैरायटीज लेके आए। और सेकंड मेन कारण क्या था, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर स्टार्ट हो चुकी थी उस टाइम पे। अब एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि फील्ड्स के अंदर, एग्रीकल्चर फील्ड्स के अंदर हमने केमिकल्स यूज करने स्टार्ट कर दिए थे, जैसे पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, वीडिसाइड्स, रोडेंटिसाइड्स,
तो इस तरह के केमिकल्स बहुत यूज होने स्टार्ट हो गए थे। तो इनका मतलब क्या होता है? पेस्ट को किल करने वाला केमिकल, इंसेक्ट को किल करने वाला केमिकल, हर्ब्स को किल करने वाले केमिकल्स, वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट्स को किल करने वाले केमिकल्स, और रॉडेंट्स को किल करने वाले केमिकल्स। रॉडेंट्स मतलब चूहे, रैट्स वगैरह को किल करने वाले केमिकल्स। क्लियर? लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ग्रीन रेवोल्यूशन तो आ चुकी थी, लेकिन जो एग्रोकेमिकल्स थे, जो एग्रोकेमिकल्स थे, उनके कारण जो कल्टीवेशन थी वो एक बार तो बहुत अप गई, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी कल्टीवेशन, क्रॉप प्रोडक्शन बहुत इंप्रूव हुई। लेकिन जो एग्रोकेमिकल्स हैं, अब उनके साइड इफेक्ट्स के बारे में हम बात करते हैं, जो उस टाइम पे नहीं देखने को मिले। तो एग्रोकेमिकल्स के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? नंबर 1, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। वो क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अगर कोई भी एग्रोकेमिकल नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जो वो फूड चेन के अंदर एंटर कर जाए, तो फूड चेन में वो क्या शो करता है? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन शो करता है, जिससे हमें हार्म होगा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के द्वारा। सेकंड, जो एग्रोकेमिकल्स हैं, दे डिक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी को उन्होंने डिक्रीज कर दिया बहुत ज्यादा। थर्ड, जैसे एनपीके फर्टिलाइजर्स थे, वो भी बहुत ज्यादा यूज हुए उस टाइम पे। तो एनपीके फर्टिलाइजर्स ने क्या किया? सॉइल की सैलिनिटी को इंक्रीज कर दिया। सैलिनिटी इंक्रीज, तो सॉइल की सैलिनिटी मतलब सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज होना शुरू हो गया। फाइनली हम क्या कह सकते हैं कि एग्रोकेमिकल्स के कारण एक बार कल्टीवेशन क्या हुई? इंक्रीज हुई। लेकिन लेटर ऑन इट वाज रिकॉर्डेड दैट द कल्टीवेशन वेंट डाउन, बहुत डिक्रीज होनी शुरू हो गई। तो यानी कि एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर इज नॉट अ सुटेबल फिनोमिनन। तो ये मेथड कोई ज्यादा सुटेबल मेथड नहीं प्रूव हो सका। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट मेथड इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो आजकल काफी ऑर्गेनिक फार्मिंग का ट्रेंड चल रहा है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का ट्रेंड चल रहा है। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के अंदर हम सिंथेटिक केमिकल्स यूज नहीं करते, सिंथेटिक केमिकल्स यूज नहीं करते। रेदर देन वी यूज मैन्योर और कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट। अब इनमें डिफरेंस क्या है? कोई भी जो हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, मैन्योर, उससे बनती है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को। जैसे मान लीजिए कि किचन वेस्ट है, छिलके वगैरह हैं या गली हुई सब्जियां वगैरह हैं, तो किचन वेस्ट को अगर हम सॉइल के अंदर बरी कर दें, दबा दें, तो माइक्रोबियल एक्शन होने के कारण, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन के कारण क्या होगा? वो खाद बन जाएगी। उस खाद को क्या बोलते हैं हम? मैन्योर। क्लियर? अब इसके बाद अगर कंपोस्ट की बात करें, तो कंपोस्ट किस प्रकार से तैयार होती है? कंपोस्ट जो किचन वेस्ट है या जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, उसके ऊपर हम अर्थवॉर्म छोड़ते हैं। अर्थवॉर्म, जो नॉर्मल अर्थवॉर्म होते हैं, जिनका साइंटिफिक नेम क्या होता है? फेरेटिमा पॉस्थ्यूमा। तो फेरेटिमा पॉस्थ्यूमा से क्या बनती है? कंपोस्ट बनती है, खाद। ये भी खाद ही है। उसके बाद वर्मी कंपोस्ट में क्या करते हैं कि हम जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसके ऊपर अर्थवॉर्म छोड़ते हैं। लेकिन अर्थवॉर्म नॉर्मल स्पीशीज नहीं होती, वो एक एक्सोटिक स्पीशीज है। उनका नाम क्या है? आइसीनिया फाइटिडा।
ठीक है कि एग्रोकेमिकल्स तो बंद हो चुके हैं, एग्रोकेमिकल्स को हम डे बाय डे रिड्यूस कर रहे हैं, उनकी यूसेज को बंद करते जा रहे हैं, क्योंकि उनके कारण जो फर्टिलिटी थी वो डिक्रीज हो चुकी है। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग से दोबारा से जो प्रोडक्शन रेट है, जो कल्टीवेशन का प्रोडक्शन रेट है, वो इंक्रीज हो रहा है। लेकिन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर भी सूटेबल मेथड नहीं है। कि कारण क्या है कि इतनी प्रोडक्शन हम इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि डिमांड क्या हो रही है, डे बाय डे बहुत बढ़ रही है। So, third point is going to be the best method, that is genetically engineered crops की agriculture करना। तो genetically modified crops को हम एग्रीकल्चर फील्ड में क्या कर रहे हैं, अब यूज कर रहे हैं। अब इसके कारण क्या हो गया, जो प्रोडक्शन थी वो वाकई ही बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, बहुत ज्यादा अब चली गई है। क्लियर? The Green Revolution succeeded in tripling the food supply, but yet it was not enough to feed the growing human population. कहता ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या किया, डेफिनेटली क्रॉप प्रोडक्शन को ट्रिपल कर दिया, लेकिन पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ रही है डे बाय डे कि ये मेथड हमारे लिए सूटेबल मेथड प्रूव नहीं हो पा रहा। Increased yields have partially been due to the use of improved crop varieties, but mainly due to the use of better management practices and use of agrochemicals, that is fertilizers and pesticides. कहता है इम्प्रूव्ड वैरायटीज के साथ साथ हमने फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स बहुत ज्यादा यूज किए, उस कारण क्या हो गया, कल्टीवेशन काफी इंक्रीज हुई है। However, for farmers in the developing world, agrochemicals are often too expensive and further increases in the yield with the existing varieties are not possible through conventional breedings. कहता एक बार जितनी प्रोडक्शन हम बढ़ा सकते थे उतनी क्या कर दी, इंप्रूव कर दी, अप कर दी। अब इससे ज्यादा अप लेके जाना बहुत मुश्किल है। जो कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड्स है उनके द्वारा कल्टीवेशन इंक्रीज नहीं हो सकती। Is there any alternative path that our understanding of genetics can show so that farmers may obtain maximum yield from these fields? कहता हमने बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर के आधार पे क्या अब हम कोई ऐसी अल्टरनेटिव टेक्निक लेके आ सकते हैं जिससे क्या हो, हमारी मैक्सिमम यील्ड ऑब्टेन हो फील्ड्स के अंदर से? Is there a way to minimize the use of fertilizers and chemicals so that their harmful effects on the environment are reduced? कहता क्या हम कोई ऐसा वे लेके आ सकते हैं कि जिससे फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स की यूसेज को काफी रिड्यूस किया जा सके और उनके हार्मफुल इफेक्ट्स को काफी खत्म किया जा सके, ताकि इन्वायरमेंट के ऊपर कोई इंपैक्ट ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो इन्वायरमेंट के अंदर। तो इसका आंसर क्या है? डेफिनेटली इसका आंसर है use of genetically modified crops is a possible solution. तो सभी चीजों का आंसर क्या मिलेगा? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जिनको हम जीएम क्रॉप्स बोलते हैं, जीएम क्रॉप्स। क्लियर? Plants, bacteria, fungi, and animals whose genes have been altered by manipulation are called GM organisms. तो कहता है जिनके हमने जीन्स ऑल्टर किए हुए हैं उनको क्या बोलते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट हैव बीन यूजफुल इन मैनी वेज। तो किस प्रकार से जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स यूजफुल हो रहे हैं? जेनेटिक मॉडिफिकेशंस हैज, जेनेटिक मॉडिफिकेशंस ने क्या क्या पॉसिबल करवा दिया? नंबर 1, मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू अबायोटिक स्ट्रेसेस। तो पहले के टाइम पे जब हम जीएम क्रॉप्स नहीं यूज कर रहे थे तो उस टाइम पे प्लांटेशन कई बार अप चली जाती थी, कई बार डाउन चली जाती थी। तो डाउन जाने का कारण क्या था? जैसे ठंड, एकदम टेम्परेचर चेंज हो गया, प्लांटेशन क्या होगी? कम हो गई। या फिर ड्रॉट हो गया, मतलब सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया। उस टाइम पे क्या हो गया कि पानी की कमी होने के कारण या बारिश नहीं हुई तो प्लांटेशन क्या हो गई? रिड्यूस हो गई। या सॉल्ट का कंटेंट
ज्यादा होने के कारण प्रोडक्टिविटी लो चली गई या ज्यादा गर्मी हो गई। तो बहुत सारे कारण होते थे जिनको हम अबायोटिक स्ट्रेसेस बोलते हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से हमने इस प्रकार के क्रॉप्स तैयार कर लिए, दोज विच आर मोर टॉलरेंट टू अबायोटिक स्ट्रेसेस। सेकेंड, रिड्यूस्ड रिलायंस, रिलायंस मतलब रिलायबिलिटी ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स, क्योंकि हमने पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स ही तैयार कर दी है। फॉर एग्जांपल बीटी कॉटन की बात करेंगे हम, तो बीटी कॉटन के अंदर हमने पेस्ट रेजिस्टेंट जीन डाल दी, जिससे हमें बाहर से केमिकल पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स देने की जरूरत नहीं है। तो हमने उनकी मॉडिफिकेशन करके उनकी रिलायबिलिटी को रिड्यूस कर दिया। जो डिपेंडेंसी थी, रिलायंस मतलब डिपेंडेंसी, so dependency on chemical pesticides was reduced by the production of the pest resistant crops, help to reduce post harvest losses। पोस्ट मतलब बाद में, हार्वेस्ट करने के बाद में जो लॉसेस होते थे, जो नुकसान होता था, जैसे मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होना, मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होने के कारण सारी फसल क्या हो जाती थी, डैमेज हो जाती थी। तो हमने उसकी पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को क्या कर दिया, प्रिवेंट कर लिया। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय प्लांट, दिस प्रिवेंट्स अर्ली एग्जॉस्शन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो हमें प्लांट की हाइट से कोई लेना देना नहीं है, प्लांट हाइट से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें क्या चाहिए, सिर्फ प्रोडक्टिविटी चाहिए, सिर्फ हमें प्रोडक्टिविटी चाहिए। तो प्लांट की हाइट को रिड्यूस अगर कर देंगे हम, अगर रिड्यूस कर देंगे तो डेफिनेटली जो एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कारण क्या है कि जितना लंबा प्लांट होगा उतने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स वो एब्जॉर्ब करेगा सॉइल में से। अगर हमने उसकी प्लांट की हाइट को रिड्यूस कर दिया, जैसे सेमी ड्वार्फ वैरायटीज तैयार हो जाती हैं, तो सेमी ड्वार्फ वैरायटीज से क्या होगा, प्लांट की हाइट छोटी रहेगी, न्यूट्रिएंट्स कम एब्जॉर्ब होंगे, लिटिल अमाउंट में एब्जॉर्ब होंगे। लेकिन सेमी ड्वार्फ वैरायटीज की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो नॉर्मल या नॉर्मल से ज्यादा होती है, क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी हमें चाहिए, उसकी जीन्स जहां से प्रोडक्शन हो रही है वो हम इंप्रूव कर देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, एनहांस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, हमें जो फूड के अंदर कोई पर्टिकुलर विटामिन या पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट चाहिए था वो हमने क्या कर दिया, इंप्रूव कर दिया। लाइक गोल्डन राइस, गोल्डन राइस इज रिच इन विटामिन ए। क्लियर। तो ये कैसे पॉसिबल हो सका, थ्रू बायोटेक्नोलॉजी। In addition to these uses, GM has been used to create tailor-made plants to supply alternative resources to industry in the form of starches, fuels and pharmaceuticals। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से हमने टेलर मेड प्लांट्स, जिस प्रकार के हमें कैरेक्टर्स चाहिए, सिर्फ उस टाइप के कैरेक्टर्स को एनहांस करके हमने टेलर मेड प्लांट्स को क्या कर दिया, प्रोड्यूस कर लिया, ताकि जो इंडस्ट्रीज में प्रोडक्ट्स चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, उनके एक ऑल्टरनेटिव वे के तौर पे उनको यूज किया जा सके। फॉर एग्जांपल, अगर किसी प्लांट से हमें स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए तो उसकी जीन्स को अल्टर करके हमने स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट की प्रोडक्शन को मैनीफोल्ड कर दिया। अगर किसी प्लांट से हमें कोई ऐसा तरल पदार्थ मिल रहा है जिसको हम एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं, तो उसके अंदर फ्यूल को क्रिएट करने वाली जीन्स को हमने एनहांस कर दिया। किसी प्लांट से अगर हमें ड्रग मिल रहा है, कोई मेडिसिन मिल रही है, तो उसके अंदर ड्रग की अमाउंट को या मेडिसिनल वैल्यू को इंक्रीज करके हमने उस प्रकार के प्लांट्स बना लिए। क्लियर। तो आज यहीं तक आप कर लेना इस लेक्चर में, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आपका लगेगा कल। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।